फूना ने अपनी बाहें मेरे गर्दन में डाल दी और उसके होंठ मेरे होंठों के करीब होने लगे। तभी डॉक्टर हेगले की आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई कहाँ चले गए तुम लोग? और हम दोनों जल्दी से अलहदा हो गए। मैंने सुकून की सांस ली थी, इन हुदूद से बचना चाहता था। वो मुमकिन नहीं था, लेकिन जब तक मुमकिन हो सके। बहुत देर हो गई है भाई, कोई बात नहीं बनी, प्लीज़ डैडी खामोश हो जाइए। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, फूना ने कहा और परिंदों की एक डार की तरफ सुस्त बांधने लगी। और फिर इसने मेरे सहारे से फायर किया। नाकामी का क्या सवाल था भाई, तुमने तो थोड़ी ही देर में एक्सपर्ट कर दिया। डैडी अभी तो मिस्टर सरफराज से हमारा काफ़ी साथ रहेगा, मैं इनसे निशानाबाजी सीखूंगी। क्या ज़रूरी है कि सरफराज तैयार हो ही जाए? इन्हें मैं तैयार कर लूँगी, फूना ने शरारत से मेरी तरफ देखते हुए कहा। और मैंने धीरे दिल में एक ठंडी सांस भरी। हाँ, अब तो 2-2 टके की लड़कियाँ मुझे इश्क पर आमदा कर सकती हैं। खैर ये भी सही। मैंने झील के किनारे कई घंटे गुजारे, फिर तय ये हुआ कि गोश्त यहीं छुपा लिया जाए और फिर वापस चलकर इन लोगों का इंतज़ार किया जाए। पत्तों का एक बड़ा बर्तन बनाकर साफ किए हुए परिंदे इसमें रखकर बांध दिए गए और फिर हम वापस पहुंच गए। टोबो का ख्याल दुरुस्त था। शिकारियों की टोलियां मुंह लटकाए वापस पहुंच रही थीं। अलबत्ता नवाब साहब वापस आए तो एक छोटा सा हिरन इनके साथ था और इस शिकार पर वो भी शर्मिंदा थे। लेकिन जब दूसरों को इन्होंने खाली हाथ देखा तो कहकहे लगाने लगे, तो भाई कौसर, हम तो बिला वजह ही शर्मिंदा थे, यहाँ तो सभी की बुरी हालत है। मगर ये किस्सा क्या है अब्बू? कौसर हैरत से बोली। हमारा ख्याल गलत है, इस इलाके में शिकार ही नहीं है। यही बात है, दूसरों ने इत्तेफाक किया। फिर अब क्या हो भाई, अब शिकार तो मिला नहीं, अपनी औकात पर ही आ जाया जाए। यानी इन लोगों से कहो खाना तैयार करें। और इस हिरन के बच्चे का क्या होगा? इसे रख लेते हैं, देख देख कर खुश होंगे, कर्नल डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे तो बेहतर था कि परिंदों का शिकार ही किया जाता, प्रोफेसर हेगले ने कहा। जी हाँ, परिंदे आसमान से टपक रहे हैं जैसे, डॉक्टर मिकार्ड जलकर बोले। भाई ये शिकारियों की बातें हैं डॉक्टर, तुम इसमें क्यों दखल दे रहे हो? हेगले मुस्कुराता हुआ बोला। तुम तो शिकारी हो। यकीनन हूँ, तुम्हें शुबा है? तो ए प्यारे शिकारी, इतने लोगों के लिए परिंदों को आसमान से उतार ला, कर्नल डिक्सन ने कहा। ठहरो, पहले मैं इस गुरु के सरदार से पूछ लूँ। अच्छा भाई, मजाक ख़त्म, अब खाने की हो जाए, कर्नल डिक्सन बोला। गोया तुम्हें परिंदों की गोश्त से रग़बत नहीं है। न जाने शरीफ आदमी को क्या हो गया, कर्नल परेशानी से बोला। अरे तुम कहकर तो देखो डॉक्टर मिकार्ड, आप इसे शिकार की इजाज़त दें, लेकिन ऐसा ना हो कि जब ये वापस आए तो हम में से कोई कुछ खाने के काबिल ही ना रहे, कर्नल डिक्सन ने कहा। फूना बेटे आओ, और हाँ तुम लोग भी, प्रोफेसर ने सियाफ आमों से कहा और सब हैरत से इन्हें देखने लगे। बहरहाल सियाफ आमों के अलावा किसी ने इसके साथ जाने की कोशिश नहीं की। मैं लापरवाह सा एक सिमत खड़ा था। ये क्या बक रहा है? कर्नल ने कहा। पता नहीं क्या हो गया बेचारे को, सुबह तक तो ठीक था। इन लोगों को भी ले गया, आज दोपहर खाना शाम को मिल सकेगा। और फिर सब हेगले की वापसी का इंतजार करने लगे। फिर दूर से हेगले को आते देखकर सब उछल पड़े। सियाफ आम गोश्त का जखीरा उठाकर ला रहे थे। अरे, सबके मुंह से निकल गया, ये क्या? पता नहीं। और प्रोफेसर हेगले फखर से सीना फुलाए उनके दरमियान पहुंच गए। फिर सब लोग परिंदों को देखने के लिए टूट पड़े। बिलाशुबा ये कोई जादुई कारनामा ही मालूम होता था। सब हैरान रह गए। ये कहाँ से आए हैं प्रोफेसर? शिकार किए हैं? कहाँ से? कब? इन टीलों की दूसरी जानिब झील है। और प्रोफेसर ने मेरी जानिब देखा, फिर फूना की तरफ। और मेरे साथ एक माहिर शिकारी भी मौजूद है। ओह, कौन प्रोफेसर? मिकार्ड ने ताज्जुब और दिलचस्पी से पूछा। नवाब फरीदुद्दीन ने फौरन मेरी जानिब देखा था, लेकिन मैंने जानबूझकर रुख दूसरी तरफ कर लिया। मेरी बेटी फूना, हेगले ने जवाब दिया। और फूना का चेहरा खुशी से खिल उठा। सब लोगों ने यकीन कर लिया था और फूना खामखा सर बुलंद हो गई और दूसरी लड़कियां इस पर रश कर रही थी। और मैंने देखा कि कौसर का चेहरा सद गया है। बहरहाल दुख तो हुआ था, लेकिन मैं खुद भी यही चाहता था। मेरा अंदाजा था कि नवाब फरीदुद्दीन और कौसर को ये शुबा जरूर होगा कि परिंदों के शिकार में मेरा भी हाथ है। बहरहाल सियाफ आम मुलाजिम गोश्त की तैयारियों में मसरूफ हो गए और बाकी लोग अपने अपने टेलर में चले गए। मैं भी यूं टहलने के अंदाज में एक तरफ बढ़ गया और अचानक ही मेरी निगाह एक टेलर के कब में उड़ गई। कौसर के लिबास का रंग मैं देख चुका था, शायद वो किसी से बातें कर रही थी। मैंने खुद भी एक आड़ में खड़े होकर इसे देखा। बूढ़ा कैस्तरो था। कौसर कह रही थी, अंकल, इस बाबरा फूना ने तो कमाल कर दिया। ये सारे परिंदे इसने शॉटगन से शिकार किए हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो इनकी तलाश थी, लेकिन इतने परिंदों का शिकार भी कोई मामूली बात नहीं है। बेशक बेशक, आप तो यही मौजूद थे अंकल। हाँ, क्या आपने इन्हें जाते हुए देखा था?
न सिर्फ देखा था बल्कि मैं शॉट गन के फायरों की आवाज़ें भी सुनता रहा था। दोनों बाप बेटी तन्हा थे। हाँ, शायद इनके साथ वो भी था जो तुम्हारे साथ है। मेरा मतलब उस नौजवान से है जो शतरंज बहुत अच्छी खेलता है। तुम्हारा साथी ही तो है। सरफराज, कौसर आहिस्ता से बोली। हाँ, यही नाम है इसका। अच्छा अंकल, कौसर आगे बढ़ गई और मैंने गहरी सांस ली। गोया कौसर की शुबा की तस्दीक हो गई। अब इसे ये सोचने में कोई हिच नहीं तो परिंदों का शिकार मैंने किया है, और वो ये भी सोच सकती थी कि मेरे किए हुए शिकार को अपने नाम से मंसूब करने की हिम्मत पूना को बिला वजह नहीं हुई होगी। हाँ कौसर साहिबा, मैं यही चाहता था कि आप अपने जहन में तामीर किया हुआ मुजस्मा तोड़ दें जो आपको दुखों के अलावा कुछ न देगा। हर इंसान होता कुछ है, नज़र कुछ आता है। मुझे तस्लीम है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मुझे मेरी मंजिल की तरफ बढ़ने दें। आप अपने रास्ते तलाश करें। मैं भी ट्रेलर के अकब से निकलकर आगे बढ़ गया जहाँ सियाह फार्म गोश्त भून रहे थे। अभी मैं इनके पास भी न पहुंचा था कि पीछे से शीशी की आवाज़ सुनाई दी। पलटा, देखा पूना थी, आंखों में शरारत लिए, होंठों पर मुस्कुराहट लिए मुझे इशारा कर रही थी। मैं इत्मीनान से इसके ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। अंदर आ जाओ, इसने कहा और मैं झिझका। अरे कोई नहीं है, आ जाओ, इसने कहा और मैं अंदर पहुँच गया। पूना मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। खूब तमाशा कराया है तुमने। क्यों? सब हैरान रह गए। ओह हाँ, क्या ये दिलचस्प बात नहीं है? मगर वाकई तुम्हारा निशाना गजब का है। शुक्रिया, लेकिन इसे बार बार ज़बान से ना निकालो। क्यों? किसी को पता चल जाए तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। नहीं होना, मैं नहीं चाहता। आखिर क्यों? बस मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को। उस वक्त डैडी आ गए थे, हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी। इस वक्त मौका नहीं है पूना, फिर किसी वक्त सही, मैंने आजिज़ी से कहा। अच्छा एक बात बताते जाओ। पूना ने मेरी कमीज़ पकड़ ली। क्या तुम भी मुझे चाहते हो या नहीं? और मुझे बड़े ज़ोर से हंसी आने लगी। भला मेरे सर में फोड़ा उठा था जो अचानक मैं इन खातून को चाहने लगता। चाहे ड्रामा करना था। दिल तो चाहा कि हाय अल्लाह आप बड़ी बेशरम है कहकर दांतों में उंगली दबाकर भाग जाऊं, लेकिन बहरहाल कौसा से जान छुड़ाने के लिए इन मोहतरमा से चाहत का इकरार भी ज़रूरी था। मिस पूना, मैंने संजीदगी से कहा। आप जानती हैं मेरा ताल्लुक मशरिक से है। हाँ, मगर लड़की तो नहीं हो। हमारे यहाँ नौजवानों के भी कुछ असूल हैं। क्या कहना चाहते हो सरफराज? सिर्फ ये कि बहुत सी मंजिलें हमें इतनी तेज़ी से तय नहीं कर लेनी चाहिए। तूफानी इश्क एक सैलाब की तरह होता है। सैलाब उतर जाता है तो खसो खाशाक के अलावा कुछ नहीं रहता। अजीब मंदक है। पुनः बड़बड़ाई। किसी मुनासिब वक्त मिलकर हम इस मौजू पर बात करेंगे और इस मुनासिब वक्त का इंतखाब तुम खुद करोगे। ठीक है, मैंने कहा और ट्रेलर से उतर गया। और बदकिस्मती ये कि इस वक्त भी कौसर सामने से ही गुजर रही थी। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। मुझे देख कर वो ठिठक गई और फिर एकदम आगे बढ़ गई। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।